नमस्कार। आज हम पर्यावरणीय अधिनियम व कानून और उनका कार्यान्वयन भाग 2 इस टॉपिक का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। इससे पहले वाली क्लास में भारत में प्रदूषण को नियंत्रित करने और पर्यावरण को संरक्षण देने के लिए सरकार ने जो अधिनियम और कानून पारित किए हैं उनका अध्ययन किया गया था, जिनमें हमने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1982, वायु प्रदूषण निवारण व नियंत्रण संशोधन अधिनियम 1987 और मोटर गाड़ी अधिनियम 1988 पर विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। आज हम जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम और वन संरक्षण अधिनियम की मुख्य बातों को जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम। उद्योगों, कृषि और घरों का गंदा पानी जल स्रोतों को प्रदूषित करता है। इसे रोकने के लिए भारत सरकार ने 1974 में यह अधिनियम पारित किया था। यह अधिनियम एक संस्थागत संरचना स्थापित करता है। यह पानी की गुणवत्ता और प्रवाह के लिए मानक स्थापित करता है। जल प्रदूषण का निवारण, नियंत्रण और हतोत्साहन तथा जल की स्वच्छता की सुरक्षा या बहाली इस अधिनियम के मुख्य उद्देश्य हैं। प्रदूषण के स्तरों का आकलन करना और प्रदूषकों को दंड देना इसका मुख्य ध्येय है। जल प्रदूषण की निगरानी के लिए केंद्रीय व राज्य सरकारों ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाए हैं। हम प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के कार्य देख रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम सेंट्रल बोर्ड और उसके बाद में स्टेट बोर्ड को देखेंगे। सेंट्रल बोर्ड के कार्य, इसे जल प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण से संबंधित किसी भी विषय पर केंद्र सरकार को सलाह देने का अधिकार है। बोर्ड राज्य बोर्डों के कार्यों का समन्वय और विवादों का निपटारा भी करता है। जल प्रदूषण से संबंधित छानबीन और अनुसंधान के बारे में केंद्रीय बोर्ड राज्य बोर्डों को तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन भी दे सकता है। इस प्रक्रिया में संलग्न व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है। यह बोर्ड जनसंचार के द्वारा व्यापक जागरूकता कार्यक्रम चलाता है तथा जल प्रदूषण से संबंधित आंकड़ों का प्रकाशन करता है। केंद्रीय बोर्ड का मुख्य कार्य देश की नदियों, झीलों, नालों और कुओं की स्वच्छता को बढ़ावा देना है। स्टेट बोर्ड के फंक्शंस देखते हैं। इन्हें जल प्रदूषण से किसी भी विषय पर राज्य सरकार को सलाह देने का अधिकार है। ये जल प्रदूषण की रोकथाम का व्यापक कार्यक्रम बनाते हैं। ये जल प्रदूषण संबंधी सूचनाओं का संग्रह और प्रसारण करते हैं। केंद्रीय बोर्ड के साथ अनुसंधान के कार्यक्रमों में या इस प्रक्रिया में लगे व्यक्तियों के प्रशिक्षण में भाग लेते हैं। एक राज्य बोर्ड गंदे नालों, औद्योगिक उत्सर्जन का शोधन के संयंत्रों, शुद्धिकरण के संयंत्रों और निपटारे की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करता है तथा गंदे पानी और दूसरी गंदगियों के शोधन के लिए सस्ती और भरोसेमंद विधियों का विकास भी करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं पेनल्टीज, दंड। प्रदूषण पैदा करने वाली गतिविधियों के लिए दंड का प्रावधान है। इसमें बोर्ड द्वारा मांगी गई सूचना न देना और किसी दुर्घटना या अप्रत्याशित कार्य के होने पर सूचना देने में असफल रहना भी शामिल है। कानून द्वारा दिए गए निर्देशों के पालन में असफल किसी व्यक्ति या संगठन को 3 माह तक की कैद या 10,000 रुपये का जुर्माना या दोनों की सज़ा हो सकती है। अगर उल्लंघन जारी रहा तो प्रतिदिन 5,000 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना किया जा सकता है। ये था जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम। अब हम देखते हैं वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972। 1972 में पारित इस अधिनियम का संबंध राष्ट्रीय पार्कों और अभयारण्यों की घोषणा और अधिसूचना से है। इस अधिनियम की 1 से 4 अनुसूची में दर्ज सभी पशुओं के शिकार पर प्रतिबंध है। इन्हें विनाश के खतरे की गंभीरता के अनुसार अधिसूचित किया गया है। जिन पौधों का संरक्षण आवश्यक है वे अनुसूची 6 में दर्ज है, 6 में दर्ज है। वन्य
जीवन संरक्षण अधिनियम में 2002 का संशोधन और भी सख्त है और यह स्थानीय जनता द्वारा संसाधनों के व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगाता है। इसने सामुदायिक रिजर्व क्षेत्र की स्थापना जैसी नई धारणाएं भी सामने रखी है। इसमें अनेक परिभाषाओं को बदला है। मसलन अब पशुओं में मछलियां भी शामिल है। परितंत्रों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए वनों के उत्पादों की पुनर्परिभाषा भी की गई है। इसमें भी दंड का प्रावधान है। इस अधिनियम के अंतर्गत दिए गए नए लाइसेंस या परमिट की शर्तों को भंग करने वाला व्यक्ति एक अपराध का दोषी माना जाएगा। अपराध पर कैद की सज़ा का प्रावधान है, जिसे बढ़ाकर 3 साल तक किया जा सकता है। अनुसूची फर्स्ट में या अनुसूची सेकंड के भाग सेकंड में दर्ज किसी भी पशु के संबंध में कोई भी अपराध, जैसे किसी पशु के मांस का उपयोग या पशुओं से प्राप्त खाल आदि का ट्रॉफी के रूप में उपयोग, कम से कम 1 साल कैद की सज़ा और 25,000 रुपये जुर्माना का कारण बन सकता है। कैद को बढ़ाकर 6 साल भी किया जा सकता है। नेक्स्ट अधिनियम हम देखते हैं, वन संरक्षण अधिनियम। 1927 के भारतीय वन अधिनियम ने 1920 से पहले पारित वन संबंधी सभी कानूनों को समन्वित किया। इस अधिनियम ने सरकार और वन विभाग को आरक्षित वन बनाने तथा आरक्षित वनों का उपयोग केवल सरकारी कामों के लिए करने का अधिकार दिया। इसने संरक्षित वन भी बनाए, जिसमें स्थानीय जनता द्वारा संसाधनों के उपयोग पर नियंत्रण था। यह कानून 1980 के दशक तक लागू रहा, जब यह महसूस किया गया कि केवल इमारती लकड़ी के लिए वनों का संरक्षण उचित नहीं है तथा वनों से प्राप्त सेवाओं और उसकी जैव विविधता जैसी मूल्यवान परिसंपत्तियों के संरक्षण का महत्व इमारती लकड़ी से प्राप्त राजस्व के महत्व से अधिक है। इस तरह एक नया कानून अनिवार्य हो गया। इसलिए 1980 में वन संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, जिसे 1988 में संशोधित किया गया। आरक्षित वनों में अपराध के लिए भी दंड रखा गया है। एक आरक्षित वन में किसी को भी कटाई करने या आग जलाने का अधिकार नहीं है। मवेशियों का आरक्षित वनों में प्रवेश वर्जित है। पेड़ गिराना, लकड़ी, छाल या पत्ते जमा करना, खनन कार्य करना या दूसरी वस्तुएं जमा करना दंडनीय अपराध है, जिस पर 6 माह की कैद या 500 रुपये तक का जुर्माना या दोनों की सज़ा हो सकती है। इसी प्रकार संरक्षित वनों के अपराध के लिए भी दंड रखा गया है। कोई भी व्यक्ति अगर पेड़ काटने, पत्ते तोड़ने, वनों में आग लगाने आदि का अपराध करता है, इमारती लकड़ी ले जाता है या मवेशियों से किसी पेड़ को नुकसान पहुंचाता है, तो उसे भी 6 माह की कैद या 500 रुपये तक का जुर्माना या दोनों सज़ा हो सकती है। भारतीय वन अधिनियम 1927 और संशोधन 1984, यह अधिनियम कई जीवित औपनिवेशिक कानून में से एक है। यह वन से संबंधित कानून को मजबूत करने के लिए अधिनियमित किया गया था। वन के उत्पादन का पारगमन, लकड़ी और अन्य वन उपज कर, टैक्स वसूली करना इत्यादि इस अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण संबंधी कानून हमारे समग्र पर्यावरण, हमारे स्वास्थ्य और हमारी पृथ्वी के संसाधनों की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं। वायु, जल, मिट्टी की रक्षा के लिए कानून की मौजूदगी का यह मतलब नहीं होता कि समस्या हल हो चुकी है। विश्व, राष्ट्र या राज्य के स्तर पर एक कानून के बनने के बाद उसे लागू भी करना होता है। पर्यावरण कानून कारगर ढंग से लागू हो, इसके लिए आंकड़ों का संग्रह और विश्लेषण करने तथा उनको एक कानून लागू करने वाली एजेंसी को हस्तांतरित करने के लिए एक कारगर एजेंसी की ज़रूरत है, तभी पर्यावरण का संरक्षण संभव है। इस प्रकार हमने भाग फर्स्ट और भाग 2 में सभी पर्यावरण संरक्षण संबंधित जो कानून और अधिनियम थे उनका अध्ययन किया। धन्यवाद।